हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी वे में, जहां हम कोशिश करते हैं आपकी स्टडी को एक इजी वे देने की। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखने के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं सीखने से रिलेटेड। तो आज इस क्लास में हम थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का डीपली अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिससे कि इससे रिलेटेड आपके हर एक डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो इस दृष्टि से ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसके देख लेते हैं अन्य नाम क्या क्या हैं और किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है। तो किस किस नामों से जाना जाता है इसे? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत तो इसका नाम है ही। और किस नाम से जाना जाता है? अधिगम का बंध सिद्धांत। और एसआर थ्योरी, संबंधवादी और व्यवहारवादी तो ये थे ही। एसआर थ्योरी क्यों कहा जाता है? देखिए, एसआर की हम फुल फॉर्म देखें तो एसआर का एस का मतलब होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब उद्दीपन, और आर का होता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। जैसा कि इनका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है। और इनका और फेमस नाम क्या है इस सिद्धांत का? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये दो नाम बहुत ही ज्यादा मोस्ट फेमस हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इन नामों से ही ज्यादातर इनके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। प्रवर्तक आप सभी जानते हैं इनके कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन है इनके? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है कि ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? अमेरिका से। अब थॉर्नडाइक के बारे में एक और मेन बात है जो आपको नोटिस कर लेनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए कि थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक। किसके जनक? शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक। जब शिक्षा में मनोविज्ञान का यूज होने लगा बालकों की मनोदशाओं को समझने के लिए, कि जब मनोदशाओं को समझा जाएगा, व्यवहार को समझा जाएगा बालक के, तभी हम उसे अच्छे से शिक्षित कर सकते हैं। तो जब शिक्षा में मनोविज्ञान का यूज होने लगा तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। इसलिए इन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे इनके प्रयोग पर, कि इन्होंने प्रयोग किया किस पर था। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर। किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर। और उसके सामने उद्दीपक क्या रखा गया था? एक मछली का टुकड़ा। क्या रखा गया था? एक मछली का टुकड़ा। अब बात आती है उद्दीपक की, तो ये जान लेते हैं कि उद्दीपन होता क्या है। उद्दीपन किसे कहते हैं? देखिए, उद्दीपन कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए बाध्य करे, अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करे। क्या होता है उद्दीपन? जो आपको अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करे। आपके सामने कोई चीज है और आपको उसे देखकर रुका ना जाए, वो अपनी तरफ आपको आकर्षित करे, आपको अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करे, उसे कहते हैं उद्दीपन। जैसे कि बच्चे के सामने एक आइसक्रीम का ठेला है, तो बच्चा क्या करेगा? चाहे जिद करेगा, कुछ भी करेगा, रोएगा, कुछ भी करेगा, बट उसे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए। तो वो आइसक्रीम उसके लिए क्या होती है? एक उद्दीपन हो जाती है, जो उसे अपनी तरफ बाध्य करती है। उसके लिए बच्चे को कुछ भी करना पड़े वो करेगा, बट उसे क्या चाहिए? वो आइसक्रीम कैसे भी चाहिए। तो ये हो जाता है उद्दीपन। और जो बच्चा अनुक्रिया करता है उसके लिए, या रोता है या जिद करता है, कुछ भी करता है, वो उसकी क्या हो जाती है? अनुक्रिया। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वही थॉर्नडाइक ने बताया है। इसलिए इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित किया है। अब बात करते हैं कि प्रयोग की। इन्होंने प्रयोग किया था। देखिए, जैसा कि आपको इमेज में देखने को मिल रहा है, इन्होंने एक विशेष प्रकार का बॉक्स लिया था जिसमें कि एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था। अब बॉक्स का दरवाजा कैसा था? बॉक्स का दरवाजा ऐसा था कि एक खटके से, या खटका कह लो या चटकनी कह लो, उसके दबने से वो बॉक्स का दरवाजा खुल जाता था। और उन्होंने उस बॉक्स के दरवाजे के जस्ट सामने एक मछली का टुकड़ा रखा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कैट फूड। ये मछली का टुकड़ा रखा, ये इस बिल्ली के लिए क्या था? एक उद्दीपन का कार्य कर रहा था। ये उसको अपनी तरफ बाध्य कर रहा था, अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर रहा था। और ये रखा कहाँ था? ये ऐसी जगह पर रखा गया था कि बिल्ली को वहां से क्लियर दिखाई दे।
तो जब बिल्ली भूखी है और उसे अपने सामने अपना खाना दिखाई देगा तो वो क्या करेगी, जानवर की या मनुष्य भी ज्यादा दिनों तक भूखा रह ले तो क्या करेगा, हाथ पैर मारेगा, कुछ भी करेगा, बट उसे वो खाना चाहिए होता है। तो बिल्ली को तो नहीं आता कि बॉक्स का गेट कैसे खुलना है या बॉक्स का ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा, खटका उसका जो है दरवाजे का वो कैसे खुलेगा, लेकिन बिल्ली जैसे ही उस मछली को देखती है तो उस बॉक्स के अंदर अनुक्रिया करना स्टार्ट कर देती है, रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है, कैसे भी रैंडमली रिस्पॉन्ड करती है, उसके अंदर उल्टे सीधे हाथ पैर मारती है, कैसे भी कि मैं कैसे भी इससे बाहर निकल जाऊं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद क्या होता है कि सडनली अचानक से संयोगवश उसका पंजा जो है उस खटके पे लग जाता है और उसका दरवाजा खुल जाता है और मछली बाहर आके अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। फिर थॉर्नडाइक ने क्या किया, अगली बार उसी बिल्ली को भूखा रखकर उसी बॉक्स में बंद किया, फिर से यही वाला प्रयोग रिपीट किया। इस बार क्या हुआ कि जो पिछली बार जितनी देर में बिल्ली ने दरवाज़ा खोला था उससे कुछ कमी, जितनी गलतियां बिल्ली से हुई थी फर्स्ट टाइम में उससे कुछ ज़्यादा नहीं बट कुछ ही गलतियां कम हुई सेकंड टाइम में। वैसे ही हाथ पैर मारे क्योंकि पहली बार में तो उसे नहीं पता, हम कुछ भी है आप रैंडमली कोई भी काम करोगे तो आपको नहीं पता अचानक से कैसे हो गया, तो बिल्ली को भी नहीं पता कैसे हो गया, लेकिन उसको एक ये हो गया कि हाँ इस जगह मैंने हाथ पैर मारे थे, इस जगह से दरवाज़ा खुल गया था, तो उससे गलतियों में थोड़ी सी कमी हुई। इसी तरह से दूसरी बार में उससे दरवाज़ा खुला, फिर उन्होंने फिर रिपीट किया, कई बार रिपीट किया थॉर्नडाइक ने ये वाला अपना प्रयोग, और एंड में जाके क्या हुआ कि बिल्ली उस दरवाजे को खोलना सीख गई। वो एक बार में ही उसे पता चल गया कि कहाँ पर इसका खटका है, कहाँ पर मैं पंजा मारूंगी तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। एंड में जाके क्या हुआ कि बिल्ली से एक बार भी गलती नहीं हुई और वो एक ही बार में दरवाज़ा खोलना सीख गई, एक बार में दरवाज़ा खोल के अपना खाना प्राप्त कर लिया। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि मान लो बिल्ली ने कैसे भी अपनी अनुक्रियाएं की, रिस्पॉन्ड किया किसी भी तरह से, फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रयोग किया तो जब बिल्ली ने अनुक्रियाएं की, इतनी मेहनत करके दरवाज़ा खोला और दरवाजे से बाहर आई, उस टाइम पे अगर उसको ये खाना ना दिया जाता, अगर उस टाइम पे इस खाने को हटा लिया जाता, ये ना दिया जाता और फिर सेकेंड टाइम ये प्रयोग किया जाता तो क्या बिल्ली अनुक्रिया करती? बिल्कुल भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसे जब कुछ मिला ही नहीं इतनी मेहनत करने के बाद तो वो अनुक्रिया क्यों करेगी? जब उसे बाहर कुछ मिला ही नहीं, हो सकता है सेकंड टाइम में करती लेकिन थर्ड टाइम में वो बिल्कुल भी नहीं करती। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इसके निष्कर्ष ये निकलता है कि बालक जब अनुक्रिया करता है तो उसके तुरंत बाद उसे पुनर्बलन देना चाहिए। जब आप उसे पुनर्बलन देंगे तभी वो आगे के लिए अनुक्रियाएं अपनी स्टार्ट रखेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है। तो इसी तरह से थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अपना प्रतिपादित किया। उनका कहना ये था कि बच्चा कुछ भी सीखता है, उसे सीखने के लिए पहले काफ़ी सारी गलतियां करता है, फिर रिपीट करता है काम को, फिर गलतियों में कमी आती है, फिर रिपीट करता है, फिर और कमी आती है और एंड में जाके बच्चा उस काम को सीख जाता है। ये इनका सिद्धांत कहता है। अब देख लेते हैं इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व के। इसके शैक्षिक महत्व क्या है शिक्षा के क्षेत्र में? इसके शैक्षिक महत्व है, यह सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है। देखिए जैसा कि आपने देखा कि बिल्ली ने खुद अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, किसी ने उसको बताया तो नहीं, प्रशिक्षण तो नहीं दिया कि देखो ये ऐसे खुलना है, इसका खटका यहाँ पर है, नहीं किया ना, उसने खुद से अपने आप से अभ्यास किया। अभ्यास द्वारा सीखने पर ये बल देता है कि बच्चे को खुद से अभ्यास कर करके सीखना चाहिए। और ये बात आपने भी कभी नोटिस की होगी कि जो काम हम खुद से कर करके सीखते हैं वो काम हम नहीं भूलते हैं, और जो काम हमें बता दिया जाता है कि हाँ इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, वो काम हम भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद। लेकिन अभ्यास द्वारा सीखा जाने वाला कार्य भूला नहीं जाता है। फिर है ये गणित और विज्ञान के लिए उपयोगी सिद्धांत है। तो देखिए गणित और विज्ञान के लिए वैसे भी उपयोगी है। गणित में क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल्स होते हैं, सवाल होते हैं, वो एक बार में तो नहीं आते, आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो आपसे एक आध बार में गलती होती है, एक आध बार में आपका आंसर गलत आता है, फिर आप उसे कोशिश करते हैं, फिर एंड में जाके वो ठीक आता है। हो सकता है पहली बार में आ जाए, लेकिन हो सकता है, मैथ क्या है, मैथ तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। तो ये सिद्धांत जो है गणित और विज्ञान के लिए उपयोगी है। फिर इसमें त्रुटियों का निराकरण पर बल दिया जाता है। देखिए जब भी कोई नया काम सीखते हैं हम लोग, कोई भी है, बालक है, व्यक्ति है, किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी एज का है, कोई नया काम सीखेगा तो ये सिंपल सी बात है कि उससे गलतियां होंगी, बिना गलतियों के तो नहीं हो सकता।
तो इसमें क्या है कि जब अभ्यास द्वारा सीखते जाएंगे तो उनका जो हमसे गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उनका निराकरण स्वतः ही हो जाता है। फिर शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा ही समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशलों को सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सकते हैं। तो शिक्षक को इस सिद्धांत के माध्यम से ही ये सीखना चाहिए कि बच्चा कोई परफेक्ट नहीं होता। वो आप उसे एक बार में कोई काम दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में उस काम को अच्छे से कर लेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी सिद्धांत के द्वारा, थॉर्नडाइक के इसी सिद्धांत के द्वारा शिक्षक को ये समझना चाहिए कि बालक को आप कुछ भी कार्य दे रहे हो या वो कोई भी कौशल सीख रहा है तो उससे उस प्रक्रिया में गलतियां हो सकती हैं। इसी नज़रिए से उसकी गलतियों को भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। गलतियां क्या बताती हैं कि हाँ बच्चा कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो उसकी गलतियों को भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए और उसे टाइम दिया जाना चाहिए कि वो खुद से गलतियां कर करके सीख सके। फिर इस सिद्धांत के आधार पर बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। अभिप्रेरित करना मतलब मोटिवेट करना। जब उसके सामने उद्दीपन रखा जाता है तो वो उद्दीपन ही उसके लिए क्या होता है, अभिप्रेरणा का एक माध्यम होता है। उसको देख के वो अभिप्रेरित हो जाता है। और बाह्य अभिप्रेरणा भी दे सकते हैं आप, कि उस बालक को कह सकते हैं कि हाँ आप प्रयास करो, एक बार में नहीं 2 बार में हो जाएगा, 2 बार में नहीं 4 बार में हो जाएगा। इस तरह से आप उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर क्या होता है, इस सिद्धांत के आधार पर बार बार के अभ्यास से बालक की आदतों में सुधार किया जा सकता है एवं उसकी गलतियों को कम किया जा सकता है। देखिए वही पहले वाली बात है कि ये सिद्धांत कहता ये है कि आप किसी कार्य को कर रहे हो तो उससे गलतियों में सुधार होता है। करते 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 किसी काम को गलतियां कम हो जाती हैं। अभ्यास से आप करोगे तो उसकी आदतों में सुधार किया जा सकता है। कोई भी आदत है बच्चे में, कोई बुरी आदत है या कुछ भी है, आप उसे बार बार रिपीटेशन करोगे अच्छी आदतों में इम्प्रूव करने का, तो उससे हो जाता है। फिर ये सिद्धांत बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। वही है रिपीटेशन, कि पहली बार में नहीं आता कोई भी काम। कोई भी आप नया काम सीख रहे हैं, कोई भी नया कौशल सीख रहे हैं, वो एक बार में तो नहीं आता। तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए उसे दोहराना आवश्यक है। जितना हम उसका रिपीटेशन करेंगे उतना ही उस कार्य को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये थे हमारा थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। होप करती हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सब पूरा क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पर। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य नियम दिए हैं और कुछ गौड़ नियम दिए हैं। अब मुख्य नियम कितने दिए हैं? मुख्य नियम दिए हैं 3 और गौड़ नियम कितने दिए हैं? गौड़ नियम दिए हैं 5। अब देख लेते हैं मुख्य नियम कौन कौन से हैं। मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नोट करने वाली बात है, प्रभाव के नियम का एक और नाम है, इसे किस नाम से जाना जाता है? संतोष या असंतोष का नियम। किस नाम से जाना जाता है प्रभाव के नियम को? संतोष या असंतोष के नियम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं गौड़ नियम की। गौड़ नियम कौन कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये हैं हमारे 5 गौड़ नियम। इस तरह से थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम बताए हैं सीखने के? 8 नियम बताए हैं। 3 नियम बताए हैं मुख्य और 5 नियम बताए हैं गौड़। चलिए अब चर्चा करते हैं अब इनके मुख्य नियम के बारे में। देखिए मुख्य नियम है इनके 3, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि 3 मुख्य नियम होते हैं इनके, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। होता यह है कि इन नियमों में से अलग अलग तरह से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो ये इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम रट कर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके एग्जामिनर के क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका हर बार अलग हो जाता है। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि हम इसको एक बार डीपली पढ़ सकते हैं। जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो इसके बारे में हर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से हमारे सामने आए तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज हम इसी तरह से इसके मुख्य नियमों पर बिल्कुल डीपली चर्चा करेंगे, जिससे कि एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो पहला है इनका तत्परता का नियम।
तत्परता का नियम, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब इंसान तत्पर होता है किसी काम को करने के लिए, तैयार होता है किसी काम को करने के लिए, तो उसे जल्दी सीख लेता है। जैसा कि सीखने के इस नियम का अभिप्राय है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसे उस कार्य को करने में आनंद आता है और वह उसे जल्दी सीख लेता है। मतलब किसी कार्य को करने के लिए हम तैयार हैं, अगर हमें ये है कि हाँ मुझे ये काम करना है, अपने अंदर से, कहते हैं ना आंतरिक प्रेरणा, हम आंतरिक प्रेरणा है हमारे अंदर, तो क्या होता है कि उस काम को करने में हमें आनंद भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है और उस काम को हम जल्दी सीख भी लेते हैं। बट तथा जिस कार्य करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता है और उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह झुंझला जाता है, उसे शीघ्र भी नहीं सीख पाता है। लेकिन किसी काम को करने के लिए हमारा मन नहीं है कुछ काम करने का और हमें दूसरी तरफ से बाध्य किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये काम तुम्हें करना है, तो क्या होता है कि ना तो हम सीख पाते उस काम को और हमें क्या होता है, झुंझलाहट आ जाती है। आती नहीं आती, किसी काम को करने का हमारा मन नहीं है और हमें फोर्स किया जा रहा है कि ये काम तुम्हें करना है, ये काम तुम्हें करना है, तो क्या होता है, हमें झुंझलाहट आ जाती है। सीखना तो बहुत दूर की बात है। जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा है, आप उसे जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके उसे आप पढ़ने के लिए बिठा देंगे, वो बुक लेके बैठ जाएगा, लेकिन क्या आप उसको याद करवा देंगे? क्या आप उसके माइंड में भर देंगे कोई चीज़? बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे। वो उसके माइंड में कब आएगी? जब उसका अपना खुद का इंटरेस्ट होगा, जब वो खुद तैयार होगा पढ़ने के लिए। जैसे कि आपको इस इमेज में भी देखने को मिल रहा है, इधर की तरफ क्या है, लेजीनेस है। बच्चे क्या है, बुक रखी है सबके सामने बट आलस में है, कोई सो रहा है, कोई कुछ है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ना मेंटली ना फिजिकली वो पढ़ने के लिए तैयार है ही नहीं, उनका मन नहीं है पढ़ने का। और दूसरी तरफ पिक में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खुद से तैयार हैं पढ़ने के लिए, उन्हें कहीं से बाध्य नहीं किया जा रहा, वो खुद तैयार है पढ़ने के लिए। तो ये तत्परता का नियम यही कहता है कि जब हम खुद से तैयार होते हैं किसी काम को करने के लिए तो उस काम में हमें इंटरेस्ट भी आता है और उस काम को हम जल्दी से सीख भी लेते हैं। और यदि हमारा खुद का मन नहीं है, हम खुद से तैयार नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो हम जल्दी नहीं सीख पाते। जैसा कि बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल दूं तो आपने सबने दंगल मूवी देखी होगी, तो जब तक वो खुद से इंस्पायर नहीं होती हैं, जो बहनें होती हैं वो गीता बबीता, जब तक उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता तब तक क्या वो सीख पाती हैं? उनके जो फादर हैं वो उनको रोज करवाते हैं बट कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई, कभी लाइट फ्यूज करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, सीख पाती हैं वो? नहीं। लेकिन जब जो वो पॉइंट आता है कि जब वो खुद से करना चाहती हैं, जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनके फादर उनके लिए कर रहे हैं, जब वो खुद से करना चाहती हैं, तो फिर तो आपने सबने मूवी देखी कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं, इंडिया के लिए गोल्ड लेके आती हैं। होता है नहीं होता? ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब वो खुद से तैयार होगा कोई भी इंसान तब वो उसे सीख लेगा, और जब खुद से तैयार नहीं होगा तो वो उसे नहीं सीख सकता। यही कहता है हमारा तत्परता का नियम। दूसरा नियम है हमारा अभ्यास का नियम। नाम से ही आपको पता चल रहा है अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही एक इंसान को बिल्कुल परफेक्ट बना सकता है। कोई भी चीज़ है बिना अभ्यास के परफेक्ट नहीं होती। आप पहली बार में कोई काम करेंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? हो सकता है हो जाए, लेकिन मेनली क्या होता है कि मैक्सिमम कंडीशन ये होती है कि नहीं होता है पहली बार में, अभ्यास से ही होता है। अभ्यास से जो काम पहले देखने में इम्पॉसिबल लगता है वो भी बाद में अभ्यास से पॉसिबल हो सकता है। अभ्यास इतनी बड़ी चीज़ है, जैसा कि आपने एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सल पर पड़त निशान। तो अभ्यास इतनी बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है वो भी हो जाती है। अब अभ्यास का नियम कहता क्या है? इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वो याद हो जाती है। इसके विपरीत यदि किसी क्रिया को बार बार दोहराया ना जाए या छोड़ देने पर वह क्रिया भूल जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिस होती वो चीज़ है कि किसी चीज़ को याद रखना, किसी चीज़ को में इन्वॉल्व रहना। जब तक हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें याद रहती है, और जब हम वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वो हम चीज़ भूल जाते हैं, भूल क्यों जाते हैं? आपने कहते हुए भी सुना होगा कई लोगों को कि अरे अब मैं ये भूल गया क्योंकि मैंने इसकी कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर अब ये मेरी प्रैक्टिस में नहीं है तो मैं इसे भूल गया। तो बात क्या है कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ हम भूल जाते हैं। इस प्रकार ये नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग ना करने पर आधारित है। किस पर? प्रयोग करने पर और ना करने पर। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे।
जैसे कविता और पहाड़े याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है तथा अभ्यास के साथ साथ उपयोग में भी लाना पड़ता है। आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लासों में क्या होता है, जो पोएम्स होती हैं, जो टेबल्स होते हैं, पहाड़े होते हैं, देखा है ना, क्लासेस में खड़ा कर देते हैं बच्चों को, बार बार रिपीटेशन कराते हैं, उनका बार बार दोहराते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि दोहराने से ही वो चीज़ें याद रहती हैं। अब हम देखें तो जो हमारी छोटी क्लासों में पोएम्स थी, जो हम यूं ही चुटकियों में कर लिया करते थे, पढ़ लिया करते थे बिना देखे, क्या हम आज हमें याद है? वो नहीं है याद। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जब से लेके आज तक उनकी प्रैक्टिस नहीं की, वो हमारे उपयोग में ही नहीं है, उन्हें हम अपने उपयोग में नहीं ला रहे, तो वो हमें याद नहीं है। यही कहता है ये नियम कि जिस चीज़ को हम अपने उपयोग में लाते हैं, जिस चीज़ को हम निरंतर अभ्यास करते हैं, वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, और जिस चीज़ों का अभ्यास हम नहीं करते हैं वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। जैसे कि देखिए इमेज में का खा गा गा, आज हम लोग देखें तो क्या हमारी एज में जो हम हैं सब लोग, हमारी एज में कितने लोगों को ये का खा गा गा पूरे याद होंगे? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को याद होंगे, 50% को भी मुश्किल से याद होंगे। नहीं होंगे ना, क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया, इनकी प्रैक्टिस नहीं की। छोटे थे तो बड़े उससे पढ़ लेते थे, सब याद रहते थे। क्यों होता था? क्योंकि तब हमें अभ्यास होता था, हम इन्हें बार बार रिपीट करते थे। आज किसको याद होगा? ज़्यादातर किसी को भी नहीं याद होगा, क्योंकि ये हमारे अभ्यास में नहीं है, हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करते। इसी तरह से हम बात करें टाइपिंग की, तो टाइपिंग की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी, और आपका रेगुलर आप उसे कर रहे हो तो स्पीड अच्छी रहेगी और आपको अच्छे से आ जाएगी। लेकिन आप उसकी अगर प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो क्या आपकी स्पीड उतनी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ क्या होती है? ये अभ्यास पे आधारित होती है। अब आती है अभ्यास के 2 उपनियम होते हैं। थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम के 2 उपनियम बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। नाम से ही आपको पता चल जाता है कि जिस चीज़ का हम उपयोग करते रहते हैं, जिस चीज़ को अपने उपयोग में लाते रहते हैं, वो चीज़ हमें याद रहती है। यही क्या है? हमारा उपयोग का नियम है। सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं, बिल्कुल जो आपके माइंड में बिल्कुल भर जाए। तो जिस चीज़ का हम उपयोग करते रहते हैं, जो हम अपने उपयोग में लाते रहते हैं, वह चीज़ हमें याद रहती है। इसे क्या कहते हैं? उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। और दूसरा क्या है हमारा? अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ अनयूज। जिस चीज़ को हम उपयोग में नहीं लाते हैं, जिस चीज़ को हम रेगुलर नहीं करते हैं, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। ये कहता है हमारा अनुपयोग का नियम। चलिए अब बात कर लेते हैं सीखने के तीसरे नियम की। तीसरा नियम कौन सा हमारा सीखने का? प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, मतलब जैसा हम पे प्रभाव पड़ता है जिस चीज़ का, वही हम आगे करने लगते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और अगर उसका हम पे पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो उस काम को आगे करेंगे। और अगर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है हम पे, तो हम उस काम को नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें बताया क्या है। थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने व अध्यापन का आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इस नियम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? संतोष और असंतोष का नियम। ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि संतोष और असंतोष का नियम किस नियम का दूसरा नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। संतोष और असंतोष का नियम क्यों कहते हैं इसे? वही वाली बात हो गई कि जिस काम को हमने किया और उस काम से अगर हम सेटिस्फाइड हो गए, जैसे कि हमने कोई भी काम किया, हम उससे सेटिस्फाइड हैं कि हाँ चलो अच्छा हुआ, अच्छा किया, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया, तो हम उस काम को आगे करेंगे। और यदि हम उससे सेटिस्फाइड ही नहीं है, खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है उस काम से, तो उस काम को हम आगे नहीं करेंगे। उसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है या दुखद फल प्राप्त होता है, उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है। वही वाली बात है, अगर आपको किसी काम को करने में सुख मिल रहा है या आपको लाभ मिल रहा है उस चीज से, तो आप उसे रिपीट करेंगे। और अगर आपको दुख मिल रहा है, उससे कष्ट हो रहा है आपको उससे, तो आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो प्रकृति का नियम है, जिससे हमें सुख मिलेगा उसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, जिससे हमें नहीं मिलेगा उसको नहीं करेंगे। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल इसमें पिक में आप देख पा रहे हैं कि बच्चे क्या है, इसमें बच्चे पेड़ से फल तोड़ रहे हैं। बच्चे पेड़ से फल तोड़ रहे हैं। फल किसी भी तरह से तोड़ सकते हैं। मान लीजिए पत्थर मार के फल तोड़ रहे हैं। पहले दिन इन्हें फल मिल गए यहाँ पर, तो क्या होगा, इन्हें अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि फल मिल गए, फल खाए इन्होंने, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला। अगले दिन ये फिर जाएंगे फल तोड़ने। बट अगर
हो क्या कि जब ये फल तोड़े, पत्थर मार के फल तोड़े और बाई चांस वो पत्थर आके इनके सर पे ही गिर जाए तो क्या ये अगले दिन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इन्हें वहां पे दुख हुआ, कष्ट मिला, फल मिलने की बजाय कष्ट मिला, तो इन्हें वहां पे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तो ये उस कार्य को, उस क्रिया को ये दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो खराब हो जाता है, तो हर कोई है, इंडिया में हर कोई है, पहले खुद से ट्राई करते हैं कि चलो हम ही करके देख लेते हैं। अगर आपसे वो चीज़ ठीक हो गई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो आपने कोशिश की, ट्राई किया उसे ठीक करने का, अगर वो चीज़ आपसे ठीक हो गई तो अगली बार आप क्या करेंगे? खुद ही करेंगे उसे, क्योंकि क्या हुआ? आपको लाभ मिला, आपको मैकेनिक को नहीं बुलाना पड़ा, आपको लाभ हुआ। और यदि उसको ठीक करने के बीच में ही अगर आपको करंट लग जाए तो क्या आप अगली बार वो ट्राई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भाई पहले ही मैकेनिक को बुला लो, उसी में प्रॉफिट है। तो यही चीज़ होती है, जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप उस काम को करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट मिलता है उस काम को नहीं करते हैं। बहुत ही कॉमन सा सिंपल सा एग्जांपल ये देख लीजिए, जैसे आपने धमाल, टोटल धमाल देखी होगी। वो जाते हैं तो एक शॉर्टकट वे लेते हैं, अगर उस शॉर्टकट वे में वो लोग फंस जाते हैं, नहीं सेफली पहुंच पाते, तो अगर मान लो कि वो दोबारा से उस वे से जाएंगे तो क्या वो शॉर्टकट वे लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि उस रास्ते से उनका काम नहीं बना। और यदि वो उस शॉर्टकट वे से पहुंच जाते सेफली और जल्दी पहुंच जाते, तो जब भी वो उस रास्ते से जाते उस शॉर्टकट वे को जरूर लेते। तो यही होता है हमारा प्रभाव का नियम, जैसा इफेक्ट हम पे पड़ता है हम उस कार्य को वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। ये होते हैं हमारे मुख्य नियम 3। अब बात कर लेते हैं हम अपने गौड़ नियम की। गौड़ नियम कितने दिए हैं थॉर्नडाइक ने? 5 नियम दिए हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। 5 नियम दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो बात कर लेते हैं पहले की। पहला कौन सा है हमारा? बहुप्रतिक्रिया का नियम। जैसा कि देखिए आपको नाम से ही इसमें देखने को मिल जाएगा। बहु मतलब बहुत सारी, प्रतिक्रिया आपकी वही प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स आपका किसी चीज के लिए, तो मतलब बहुत सारी अनुक्रियाएं करना किसी चीज के लिए। देखते हैं इसमें क्या है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया को खोज नहीं लेता है। ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है। वही वाली बात है, अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आपको उसे सॉल्व करने के लिए केवल आप एक ही अटेम्प्ट करेंगे, एक ही उसका कोशिश करेंगे ठीक करने की। अगर नहीं हुई तो छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हम क्या करते हैं, मतलब कोशिश हमें अपनी कंटिन्यू करते रहना चाहिए जब तक कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो जाती। जब तक हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार में सफल नहीं हुए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई एक बार की कोशिश में, तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए कि जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक हमें उस चीज़ की कोशिश बार बार करते रहना चाहिए। एक बार नहीं होगी, दूसरी बार नहीं होगी, तीसरी बार नहीं होगी, एंड में जाके हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इन्हीं का थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का नियम। जैसे कि बिल्ली ने एक बार में तो उससे दरवाजा नहीं खुला था ना, उसका बॉक्स का। कितनी बार कोशिश की उसने, कितनी देर तक उसने स्ट्रगल किया, उसके बाद जाके वो दरवाजा खुला। अगर वो पहली बार में हाथ पैर मार के और एक जगह बैठ जाती कि दरवाजा तो खुलेगा ही नहीं, तो उसे क्या उसका वो फूड मिलता? नहीं मिलता। ये नियम कहता है कि कोई भी काम है उस काम को करने के लिए हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। एक ही बार में हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगला कौन सा है हमारा? मानसिक स्थिति का नियम। हमारा मेंटली स्टेट जो होता है, इस नियम को अभिव्यक्ति का, देखिए अभिव्यक्ति नहीं है, ये अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति, 2 वर्ड होते हैं, एक अभिवृत्ति होता है और एक अभिवृद्धि होता है। अभिवृद्धि किस मीनिंग में आता है? अभिवृद्धि आता है ग्रोथ के मीनिंग में, जो वृद्धि होती है बॉडी में, जो हमारी ग्रोथ होती है उसमें आता है। और अभिवृत्ति किस वे में आता है? अभिवृत्ति होता है जैसे कि हमारा नजरिया होता है, किसी भी चीज को देखने का, समझने का हमारा नजरिया होता है, उसे कहते हैं हम अभिवृत्ति। तो ये अभिवृत्ति है। इस नियम को अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं। यह नियम इस बात पर बल देता है कि वह स्थिति की और प्रतिक्रियाएं व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती हैं। अर्थात यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेगा, और यदि वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उस कार्य को नहीं सीख पाएगा।
मतलब क्या होता है कि जो हमारा नज़रिया होता है वो किसी चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाता है। यदि हम मानसिक रूप से उस चीज़ को सीखने के लिए या करने के लिए तैयार हैं तो हम उसे जल्दी से सीख लेंगे, और यदि हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो उस चीज़ को हम नहीं सीख सकते। जो हमारा एक मेंटली स्टेट होता है वो किसी चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाता है, उस जिस चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाता है हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, उसे जल्दी से सीख लेते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है ये पिक में, क्या होता है जैसे हिंदूज लोग होते हैं उनका एक मेंटली स्टेट किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है। जहाँ भी वो भगवान जी की मूर्ति देखेंगे वहाँ पे वो सर झुका लेते हैं। क्यों झुका लेते हैं? क्योंकि उनका जो मेंटली स्टेट है, जो मानसिक स्थिति है वो उसके साथ जुड़ी हुई है, उन्हें बचपन से वही देखने को और सीखने को मिला है। और जैसे कि आजकल फेसबुक वगैरह पे या किसी पे भी देखने को मिलता है कि मूर्तियों को आहत कर रहा होता है कोई, तो क्या होता है उन्हें देखकर कष्ट होता है ना हमें। क्यों होता है? क्योंकि हम उसके साथ कनेक्ट हैं। तो जिस चीज़ के साथ हम कनेक्ट होते हैं या जिस चीज़ का के लिए हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं उस चीज़ को हम जल्दी से सीख लेते हैं। यही कहता है ये मानसिक स्थिति का नियम। अब बढ़ते हैं अगले नियम पे। अगला नियम है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक मतलब छोटा छोटा, क्रिया वही जो हम करते हैं एक्टिविटी, तो किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करना, ये इस नियम का मीनिंग है। देखते हैं इसमें है क्या। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंशों के प्रति ही होती है। जब हम किसी स्थिति का एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है। इस नियम में इस प्रकार अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। क्या बताया थॉर्नडाइक ने इसमें बताया अगर आपके सामने कोई एक बड़ी समस्या आ जाती है, कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम है तो जो कि आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हो सकती, तो बेटर क्या है कि आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे तो वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। यही इस नियम का सार यही है कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, और जो उसकी मेन चीज़ है, उस प्रॉब्लम का मेन अंश है, पहले उसे सॉल्व कीजिए, बाकी फिर जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। आंशिक क्रियाओं को करके समस्या का हल ढूंढ लेने को ही थॉर्नडाइक ने आंशिक क्रिया का नियम बताया है। वही है जो आपकी प्रॉब्लम है, उस कोई भी समस्या है या कुछ भी आपको कार्य करना है, आपसे पूरा एक साथ नहीं हो पा रहा है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, जैसे कि बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे हैं, बच्चों का दिमाग इतनी उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एक बड़ी चीज़ को एक साथ से सीख जाएं, तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सिखाया जाता है। मान लीजिए ABCD है तो पहले क्या होता है हम D तक सिखाते हैं, ABCD इतना सिखाते हैं, फिर 4 आगे बढ़ाते हैं, फिर 4 आगे बढ़ाते हैं, ऐसे सिखाते हैं ना। ऐसे हिंदी में का खा गा घा एक साथ तो नहीं उनके दिमाग में सब कुछ भर देते हैं। तो यही ये नियम बताता है। जैसे कि आपको पिक में भी देखने को मिल रहा है, इस बच्चे को इंडिया का मैप दिया गया है, तो कैसे दिया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के। अब वो उसे लगाएगा तो वो उसे इजीली सीख लेगा। यदि इसे पूरा एक साथ मैप दे दिया जाए तो इसके दिमाग में कुछ आएगा नहीं आएगा। बस थॉर्नडाइक ने इस नियम में यही बताया है कि कोई भी चीज़ें आपको सिखानी है किसी बच्चे को तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। जैसे कि हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, वो इसी नियम के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले नियम पे। अगला नियम है हमारा समानता का नियम। देखते हैं इस नियम में क्या है। इस नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव पर आधारित है। किस पर आधारित है? पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव पर। जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है, जो हमें पहले से एक्सपीरियंस होते हैं, उन पर। किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी गुजर चुका है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। देखिए ये नियम कहता क्या है? ये नियम ये कहता है कि जैसे हमारे सामने पहले कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी समस्या आई हमारे सामने, उसका हमने जैसे तैसे करके वो हमने सॉल्व कर ली, कुछ भी करके जो भी उस समय सुटेबल हुआ वो करके हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ठीक है, बात बीत गई। अब बाद में कभी भी आगे चल के हमारे सामने कोई दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, उससे कुछ रिलेटेड, समानता का नियम नाम ही है इसका, समानता का नियम, उससे कुछ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई तो क्या होता है, हमें एकदम से वही चीज़ याद आती है कि उस जब हमारे पास वो प्रॉब्लम आई थी तो हमने ये काम किया था, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो इस स्टेज पे भी, इस प्रॉब्लम में भी हम वही करके देखते हैं।
तो करते नहीं करते। तो ये होता है पूर्व ज्ञान, जो हमारा पूर्व अनुभव है, पूर्व एक्सपीरियंस है, उसे नई समस्या में डालकर उसे सॉल्व करना, ये नियम कहता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो घर पे कोई ड्राइंग कर रहा है और उसे वाटर में कलर करना है, पानी में कलर करना है। पानी में कैसा कलर होगा? आसमानी कलर होगा। नहीं है उसके पास वो कलर, वो कहता है मेरे पास आसमानी कलर नहीं है। तो उसके कोई भी है, भाई है, बहन है, कोई भी, वो कह देते हैं डार्क ब्लू कलर में वाइट कलर मिला लो और कर लो। वो उसने कर लिया कलर, उसकी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो गई, बात खत्म हो गई वहाँ पर। अब मान लो उसका एग्जाम हुआ, एग्जाम में उसको ड्राइंग करने के, कलर करने के लिए आया, अब उसे वहाँ पे करना है बादलों में कलर, बादलों में भी वही आसमानी कलर होता है। तो उसे एकदम से माइंड कहाँ कनेक्ट होगा? उसका नहीं है उसके पास लाइट ब्लू कलर, माइंड कहाँ कनेक्ट होगा? माइंड कनेक्ट होगा वहीं पर कि हाँ मेरी सिस्टर ने ये बताया था कि डार्क ब्लू कलर में वाइट कलर मिला लो तो काम हो जाएगा। तो उसने वही काम किया और इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। यही इस नियम का पूरा सार है कि पहले जो आपके माइंड में कुछ भी है, आपका पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, उसे नई समस्या सॉल्व करने के लिए यूज करना। जैसे कि आप इस पिक में भी देख पा रहे हैं, बच्चों को पता है कि 3 स्टैम्प होते हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनका पूर्व ज्ञान है कि हाँ 3 होते हैं। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ के अनुसार इसको चप्पलों का यूज करके उस काम को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। चलिए हमारा नेक्स्ट नियम कौन सा है? हमारा अगला नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। देखते हैं इसके अंदर क्या है। जैसा कि इस नियम के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सीखने की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है। क्या होता है? सीखने की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है। यह स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपक से जुड़ी हुई अथवा उसकी किसी पहचान उद्दीपक वस्तु के प्रति किया जाता है। जैसे भोजन सामग्री को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद खाने की प्याली को देखकर ही लार टपकने लगती है। देखिए इस नियम में, इसमें बताया क्या गया है, नियम में इसमें यह बताया गया है कि जब भी कोई अनुक्रिया किसी चीज के लिए होती है, किसी भी स्वाभाविक चीज के लिए होती है, तो फिर उस स्वाभाविक चीज को हटा के अगर अस्वाभाविक चीज के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, उसका रिपीटेशन किया जाए, बार बार उसे दोहराया जाए, तो वो अस्वाभाविक उद्दीपन के लिए भी अनुक्रिया होने लगती है। साहचर्य परिवर्तन मतलब उसके जैसी ही उद्दीपक के लिए वही अनुक्रिया होना, यही इस नियम यही बताता है। सबसे बेटर ऑप्शन है आपके पास इस नियम को समझने के लिए, आप पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसा कि थॉर्नडाइक ने ही कहा है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को सहचारी स्थान परिवर्तन का ही एक विशेष रूप माना है। तो वही है इस नियम में। जैसे कि कुत्ता है, कुत्ता एक खाने की प्याली देखता है, खाने की प्याली को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है, स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है। अब बाद में वो केवल प्याली को देखता है, उसमें खाना नहीं है, केवल वो प्याली को देखता है, लेकिन उसके माइंड में क्या है कि प्याली है तो खाना जरूर होगा, तो उसके मुंह से फिर भी लार टपकने लगती है। तो ये क्या है कि अस्वाभाविक उद्दीपन के लिए उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है ये। तो ये नियम वही बताता है जो पावलोव ने सिद्धांत दिया है, सेम वही ये नियम बताता है कि किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपन के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया का हो जाना ही इस नियम का सार है। तो ये होते हैं हमारे सारे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। होप करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। वैसे गौड़ नियम में से इतना डीपली नहीं आता, लेकिन फिर भी जब हम समझ लेते हैं तो अगर अंदर से कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। वैसे इनके नाम ज़्यादा मोस्ट हैं, आप नाम सबसे पहले याद कर लीजिए। अब इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हम जो भी हमने पढ़ा है वो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किसने प्रतिपादित किया है? उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको आंसर पता चल गया होगा। वाटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है, जो कि अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसआर थ्योरी किससे संबंधित है? एसआर थ्योरी मैंने आपको बताया, एस का मतलब स्टिमुलस, आर का मतलब रिस्पॉन्स, मतलब मिला के उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, पियाजे। तो एसआर थ्योरी किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से। और अगर इसका उल्टा आ जाए कि आरएस थ्योरी किससे संबंधित है, तो आपका इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा? इस कंडीशन में आपका आंसर होगा स्किनर। आरएस थ्योरी दी है स्किनर ने और एसआर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने। आप इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना।
अगला है हमारा, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के लिए किसे चुना? बिल्ली, कुत्ता, चिंपैंजी, चूहा। किसे चुना थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के लिए? एक भूखी बिल्ली को, जिसे एक बॉक्स में बंद किया था और उसके लिए उद्दीपन क्या था? मछली का टुकड़ा। देखिए, बिल्ली को तो चुना थॉर्नडाइक ने, कुत्ते पे किसने किया है? पावलव ने। किसने किया है? पावलव ने। और चिंपैंजी पे किया है कोहलर ने। चिंपैंजी पे किया है कोहलर ने। और सबसे बड़ी बात, ये नहीं पूछा जाता कि कोहलर ने किस पे किया है, पूछा ये जाता है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? सुल्तान। उसका नाम काफी बार आ जाता है एग्जाम में, तो आप एकदम से उसका नाम याद कर लीजिए, उसका नाम था सुल्तान। और चूहे पे किसने किया है? चूहे पे किया है स्किनर ने। अगला है हमारा, निम्न में से किस प्रयोग के द्वारा बालक की त्रुटियों का निराकरण करने पर बल दिया गया है? जहां भी आपको त्रुटियों के निराकरण की बात आ जाए तो आपका माइंड एकदम से कनेक्ट होना चाहिए थॉर्नडाइक, क्योंकि थॉर्नडाइक के नियम का नाम ही ये है, प्रयास एवं त्रुटि का नियम। त्रुटियों को सुधारना, बार बार अभ्यास करके त्रुटियों में कमी लाना और उनका निराकरण करना, ये थॉर्नडाइक के नियम पे है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? पावलव का। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अभी हमने पढ़ा थॉर्नडाइक का। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। और अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत किसका है? कोहलर का है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। अब देखिए, आया इसमें एक वर्ड व्यवहारवादी। अब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं हमारे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं हमारे 4। कौन कौन से? थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलव और स्किनर। कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलव और स्किनर। देखिए, व्यवहारवाद की जो स्टार्टिंग हुई है, मान लीजिए व्यवहारवाद के जनक, वो किससे माना जाता है? वो माना जाता है वॉटसन को। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि व्यवहारवाद की स्टार्टिंग किससे मानी जाती है, किसने की है? वॉटसन ने। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक यही 4 हैं, थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलव और स्किनर। जीन पियाजे इसमें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। अब मान लीजिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होता क्या है? व्यवहारवाद होता क्या है? देखिए, ये मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं कि ये जीन्स पे बिलीव नहीं करते। जो हेरिडिटी होती है, अनुवांशिकता होती है, ये उस पर बिलीव नहीं करते। ये बिलीव किस पे करते हैं? व्यवहार पे। कि हमें कोई भी बालक दे दीजिए, हम उसके व्यवहार को अपनी तरह से ढाल के, मतलब उसे सिखा के उसको कैसा भी बना सकते हैं। तो ये व्यवहार पे बिलीव करते हैं कि उसके व्यवहार को कुछ भी चीजें सिखाकर अपनी तरह से ढाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अनुवांशिकता के आधार पर बच्चा वही बनेगा। ये व्यवहार पे बिलीव करते हैं, इसलिए इनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगला है हमारा, निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा बालक आशावादी बनता है? तो आशावादी होपफुल कब बनेगा? जब वो बार बार प्रयास करेगा, उसे पता है कि हाँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार करने से मेरे से ये काम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं होपफुल। और किसके द्वारा बनता है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के द्वारा। देखिए, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, उसमें जो वो चूहा है वो इतना एक्टिव नहीं था, मतलब उसे ये नहीं था कि सामने उसे उद्दीपन नहीं दिख रहा था कि मुझे वो चीज़ लेनी है, तो उसमें भी नहीं आशावादी का कोई मतलब है। आशावादी किससे बनेगा फिर? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगला हमारा, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? क्या पूछा है इसमें? मुख्य नियम। कितने मुख्य नियम दिए हैं? 3 मुख्य नियम दिए हैं। कौन कौन से कौन कौन से नियम दिए हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम दिए हैं। और आपसे कुल पूछ लिया जाए कि कुल कितने नियम दिए हैं, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 8। 3 मुख्य और 5 गौड़। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कि एक आपको नाम दे दिया जाएगा गौड़ नियम का और बाकी के नाम दे दिए जाएंगे मुख्य नियम के। बहुत ज्यादा आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो इनमें से कौन सा नहीं है? अभ्यास का नियम है हमारा, तत्परता का नियम भी मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम भी है, तो हमारा कौन सा नहीं है? आंशिक क्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संतोष व असंतोष का नियम है। किसे कहते हैं संतोष व असंतोष का नियम? मैंने आपको बताया था दूसरा नाम है। ये किसका दूसरा नाम है? अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। तो ये हमारा दूसरा नाम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अभ्यास के नियम का उपनियम है। अभ्यास के नियम के उपनियम कौन से हैं? उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, आ और बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभ्यास के उपनियम कौन कौन से हैं? उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम दोनों। जिस काम को हम उपयोग में लाते रहते हैं वो चीज़ हमें याद रहती है, और जिस काम को हम उपयोग में नहीं लाते हैं वो चीज़ हमें याद नहीं रहती है। ये उपनियम है किसके? अभ्यास के नियम के। अगला है हमारा, थॉर्नडाइक ने कितने गौड़ नियम प्रतिपादित किए हैं? कितने गौड़ नियम प्रतिपादित किए हैं? 5, जिनके की नाम इंपॉर्टेंट है, आप केवल नाम याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 गौड़ नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच।